ये जो पाकिस्तान आज इस हाल में है, ये इन 5 सालों की वजह से है या उन 75 सालों की वजह से है जहां पे जजेस ने हर किस्म के सपोर्ट दी डिक्टेटर्स को, हर किस्म से लोगों का एतबार उठा दिया इंसाफ के ऊपर से, हर जो चीज गलत हो सकती थी वो की। यूट्यूबर्स, मैं कहता हूँ यूट्यूबर्स खुद जा जा के हथकड़ियां पहनाएंगे अपने आप को और अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। ये पहले 2 सर्विंग और 50 रिटायर्ड जज अंदर करें। आप देखें यूट्यूबर्स खुद नहीं ठीक होते तो मैं जिम्मेदार हूं। सर बिल्कुल। इन जजेस को भी पता है, इनके साथ हो भी चुकी है, कईयों के साथ आगे जाके होनी है। इनको पता है कि हमें भी गलत चीजों पे फंसाया जाएगा, हमें भी गलत चीजों पे ब्लैकमेल किया जाएगा। जब वो होगा तो उसके बाद टीवी पे बैठे हुए साफी हमारी साइड नहीं ले सकते। यही यूट्यूबर्स होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे और हमारे लिए झूठ बोल रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज मुझे अपने आप को और आपको देख के जिंगल याद आ रहा है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। सर उजले हुए जो हम आए हैं सर, आपने 90s की याद एक तो करा दी। सर वाइट शर्ट जो है ना, वो किसी मर्द का ना आर्मर है। वाइट शर्ट से ना बड़ा बड़ा बंदा जो है ना वो इंसान लगना शुरू हो जाता है। तो वाइट शर्ट से सर बेहतर चीज कोई नहीं है। इससे बेहतर कोई चीज, इससे बेहतर सिर्फ एक चीज है सर, वो है काला शलवार कमीज। सर वो यस, उसकी वजह ये है कि काला शलवार कमीज पहन के आप जितनी मर्जी रोटी खाओ आप पतले लगेंगे। सर बिल्कुल। सर मैं जरा इंटरनेशनल बात कर रहा था। आपको पता है मैं इंटरनेशनल रहना चाहता हूँ। आपके होराइजन साथ है, इसलिए वाइट शर्ट इंटरनेशनल किसी को भी पहना दे आप, फिट लगेगा। दूसरा एक और चीज भी है, वो ये है कि वाइट और ब्लैक 2 ऐसी कमीजें हैं कि ये अगर आप रोज भी पहने तो किसी को ख्याल ही नहीं आता कि आप रिपीट कर रहे हो। अब बाकी आप कोई चीज 2 दिन ऊपर नीचे पहन लो तो लोग पकड़ लेते हैं कि यार, लोग पकड़ लेते हैं। और सर जीन्स तो जीन्स होती है ना सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अब हमने सुना है और मैंने तो देखा भी अनफॉर्चुनेटली, जो जीन्स को समझते हैं पेंट की तरह और वो एक दफा पहनेंगे और फिर धोने में भेज देंगे। सर जीन्स तो नहीं धोनी होती। जीन्स तो जब तक आपको तकलीफ ना हो रही हो या माशरे को उस जीन्स से, तब तक धोनी नहीं होती। हाँ, ये तो बेसिकली जीन्स धोने का फैसला उस दिन होता है जिस दिन घर वाले कहते हैं कि आप बहुत दिन तो नहीं पाई। तो उस दिन पे अपना हल्का सा शर्मिंदा सा महसूस करके उसको बिल्कुल बाल्टी में फेंक देते। बट बाकी जीन्स आपने धोनी नहीं। और उसके अलावा एक और चीज भी जो इसके बाद मजीद हमाकत होती है कि जीन्स पे लोग इस्त्री भी मारते हैं। जीन्स को कौन इस्त्री करता है? अच्छा, ये धुलने के बाद एक दफा मैं भी करता हूँ, उसके बाद फिर जाहिर है जो पहनता हूँ तो फिर नहीं होती। सर मैं अपनी टांगों से इस्त्री करवाता हूँ, मैं बस धो के पहन लेता हूँ, वो खुद ही अपनी ना जगह बना लेती है। अच्छा सर, ये भी मैं ट्राई करूँगा। सर ये ट्राई करें आप, और इसके अपने भी मजे हैं कुछ। अच्छा सर आगे चलते हैं। एक तो अच्छा सर, कल हमने वो बात की थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में। तो मुझसे एक फैक्चुअल चीज़ जो थी, मैं गलत बोल बैठा शो पे, वो किसी ने निशानदेही भी की मेरे ट्विटर पे, कि वो जो 235 आर्टिकल जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसमें मैंने कह दिया था कि फाइनेंस मिनिस्टर परमानेंट मेंबर होता है। तो ऐसे नहीं है वो। लेकिन आपने उसी में फिर कह भी दिया था कि ऐसी बात, हाँ, पीछे बहुत वो असल में मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। मैं शुरू में गलत कह रहा। प्राइम मिनिस्टर प्लस 4 चीफ मिनिस्टर्स परमानेंट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर परमानेंट नहीं होता, बट जो इजाफी जो 3 लोग हैं उनके अंदर आप रख सकते हैं, वो जो अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर होता है लेकिन बहुत दफा नहीं भी हो। तो मैंने कहा जरा हम उस चीज को क्लैरिफाई करें। लोग नाराज होते हैं, लोगों को लगता है हम पता नहीं कौन है। तो सर आगे चलते हैं। अब आज की शो की थीम जो है मैं सेट कर देता हूँ सर। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है सर। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं लोग, तो आजकल तो ये कि उनको कॉलेज से डांट पड़ जाती है। तो अमूमन ऐसे ही होता है। मतलब हमने साकिब निसार साहब का भी दौर देखा है, और उसके बाद जो दीगर आए हैं चीफ जस्टिस, और उन सब के बड़े रोलर कोस्टर टाइप टेन्योर्स रहे हैं। मतलब जो पिछले चीफ जस्टिस थे आपके VONC, उन्होंने सारा देखा। वो तो मैंने
एक ज़बरदस्त चीज़ थी जी, कोर्ट रात को ही खुल रही थी, रात को अदालत के दरवाजे खुल गए हैं। तो और साकिब निसार, खैर साकिब निसार साहब थे। काजी वजीर साहब का सिर्फ ये है कि एक और चौधरी इफ्तिखार सबके डैडी सबके थे। डैडी काजी वजीर साहब का ये कि वो जब बेंच पे होते हैं तो वो अपना कोर्ट का जो जिस तरह वो चलाते हैं सिस्टम, वो थोड़ी सख्ती नजर आती है उनके अंदर। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखी है, अभी पता नहीं कितनी पुरानी है, लेकिन काजी वजीर साहब बैठे हैं और साथ एक कुर्सी, एक जज बैठा है उनके लेफ्ट पे और एक और बैठे हुए हैं जज साहब। तो वो किसी से सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो केस किस चीज़ के बारे में था एग्जैक्टली, लेकिन वो जज साहब जो है सवाल पूछ रहे हैं और बीच में ऐसा मौका आया कि काजी फैज साहब ने इंटरजेक्ट किया, तो वो जज उनसे नाराज हो गए, चीफ जस्टिस साहब से, कि यार देखें मेरा भी उतना ही हक है सवाल पूछने का। तो वो कह रहे नहीं, उनको पहले बात खत्म करने दे जो आगे थे रोस्टर पे। कहते नहीं, मेरा सवाल पहले आएगा। तो जरा सा ये टसल सी जो है ना ये चल रही, क्योंकि वो जरा एक डिफरेंट तरीके से चलते हैं, जो स्टाइल मुझे पसंद है। बाय द वे कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, तो संजीदगी का एलिमेंट जो है ना आपके हर जगह में होना चाहिए कि यार यहाँ पे कभी भी डांट पड़ सकती है, मतलब हर जगह जैसे संजीदगी निकल रही, डुल रही हो, ऊस कर रही हो। अच्छा सर, कहा उन्होंने, ये कल भी हमने बात की थी कि जो 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 मीडिया रेगुलेशन के ऊपर केस था, एक तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं होगा कि अगर लोग ही नहीं आएंगे तो मैं केस बाहर फेंक दूंगा, अब केस किया है तो भुगतो। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ की है कि लोग, पॉइंट कल भी हमने डिस्कस किया, तो पॉइंट ये था कि लोग एवं केस कर देते हैं और आते होते नहीं है, तो ये केस चलेगा। तो खैर उसके अंदर एक और बयान जो कल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी झूठे तबसरों से डॉलर कमाए जा रहे हैं, इन्हें जेल भेज दें। सवाल पूछा उन्होंने। तो ये कल भी हमने बात की थी कि झूठे तबसरे तो खैर यस, कुछ लोग झूठे तबसरे भी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेहतरीन तबसरे करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो तबसरे ही नहीं करते, वो कुछ और करते हैं यूट्यूब पे। तो ये तो डेफिनेटली है। अब ये जैसे हम हमेशा अपने शो पे बात करते हैं, ये एक जरिया है, एक तरीका है लोगों के लिए कुछ कमाई करने का, और ऐसी करेंसी में कमाई करने का जिसका उनको यहाँ बहुत फ़ायदा होता है। तो उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन जो है वो करना एक तो मुश्किल है, नंबर वन, और नंबर टू कि जिस चीज़ से पैसे आ रहे हैं मुल्क में उस चीज़ को आपको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो ये कि झूठे जो है ना, झूठी खबरों का मसला है। झूठा तबसरा नाम की तो कोई चीज नहीं होती, झूठा तबसरा होता ही नहीं। हाँ, मतलब उसकी वजह ये है कि तबसरा तो मेरा ख्याल है ना, तो मेरा तो कोई भी ख्याल हो सकता है, उस पर आप जेल पे नहीं डाल सकते मुझे। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये खबर है मैं दे रहा हूँ आपको, फिर प्रॉब्लमेटिक है बात, और वो गलत है अगर, तो फिर ये मसले वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये ना तड़ियां लगाई जा रही हैं कि फिर यूं करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर जेल में डाल दो। ठीक है, मसला ये है कि एक तो पहली बात ये कि आप इतनी तड़ियां लगाई जा रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे कुछ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपको, वैसे मेरा भी ये ख्याल है कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने करना है तो उसका एक बड़ा अच्छा दूसरा तरीका है, मतलब बजाय इसके कि आप करो कि जी मेरे खिलाफ ये खबर छपी थी, मतलब किसी ने कही और ये गलत थी, तो मैं इस बंदे को जेल में डाल रहा हूं, ये हो जाएगा मामला जाती। ठीक है, आप जाती मामला ना करें, आपको जेब नहीं देता। अदालत में मेरा ये ख्याल है कि 1947 से लेके आज तक कोई इस वक्त 500 मुकदमा तो डेफेमेशन का होगा, हाँ, उनमें से किसी का फैसला कर दें, लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वो नहीं करना। हर बंदा ना कि जी कानून साजी क्यों नहीं, इस पे कानून साजी नहीं क्यों नहीं हो रही, कानून है। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली। सो मसला बताए कि सॉरी फॉर अ वेरी मतलब क्रूड एग्जांपल, लेकिन बात ये है कि किसी का अगर कोई रेप करता है तो उस पर कानून साजी है। अच्छा, जिसका रेप हुआ है अगर उसके जो है वो जहनी हालत दुरुस्त नहीं है उसकी, मतलब वो अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी भी कानून साजी मौजूद है, उसको एक्स्ट्रा सजा है। अब आप बैठ के ये डिमांड कर रहे हो कि नहीं, अगर जिसका रेप हुआ है अगर उसका बाजू टूटा हुआ है तो इसके लिए कानून साजी करें। अच्छा, कर ले कानून साजी, मतलब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून साजी आप बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अगर इसकी कानून साजी नहीं भी है तो वो जो रेप की सजा है आप उसको फिलहाल वही दे दो। ठीक है, आप तो केसों के फैसले ही नहीं करते, तो आप ये कहना कि कानून एक नया लेके आया जाए, ये इसकी बिल्कुल मुझे तुक समझ नहीं आई। असल और देखिए, डेफेमेशन जो है, अब लोग बहुत इस चीज़ पे ना थोड़ा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। हालांकि ये ऑर्डिनेंस तो 2002 से भी पहले का, मतलब और चीज़ वजहों से मतलब इतना मंजरे आम पे नहीं आया, क्योंकि अखबारात का दौर था। 2002 भी खैर अखबारात का दौर था, और यहाँ पे लाइबल लॉज ही चलते थे, जो कि लाइबल जो होता है, जो कि प्रिंट हुआ होता है, मतलब जो लिखत में आता है उस चीज़ को लाइबल लगता है लॉ। जो चीज़ आप और मैं यहाँ कर रहे हैं और जो टेलीविजन पे उस पर स्लैंडर का लॉ लगता है। तो और वो केस जो होता है वो एट
शुरू से ही ना बड़ा मुश्किल होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ करना, क्योंकि जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है ना उसने फिर बड़ी चीज़ें प्रूव करनी है। आपको इमोशनल नुकसान हुआ, आपको माली नुकसान हुआ, आपको मतलब उसके अंदर जो मैं पढ़ रहा था जो कानून जो मैंने उसका, तो जी राइट स्टैंडिंग सिटीजन जो हैं के सोसाइटी के, उनकी नज़रों में आप कम हुए हैं तो आपको वो भी प्रूव करना है। सर वो तो बड़ा सब्जेक्टिव मामला है ना, तो इसके अंदर बड़े मुरक़ात हैं जो देखने होते हैं। लेकिन इतने केसेस हैं, इतने सर बेताशा, आपने 500 कहा सर, 100 तो मेरे ऊपर हुए होंगे, मेरे से मतलब मेरे दायरे के ऊपर, जो अखबार वाला हमारा। तो होता अमूमन यही है कि लोग ना इस चीज़ को, इसकी भी कसूरवार आप ठहराएं कोर्ट्स को, यस, जो फैसला नहीं कर पाते क्योंकि लिंगर ऑन होता है, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट होता है। लेकिन ये इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल भी है, ये क्रिमिनलाइज्ड है, इसके अंदर आप एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर होता ये है कि लोग इसको मिसयूज बहुत करते हैं, कि लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं किसी को रगड़ा लगाने के लिए, अगले को पीनलाइज करने के लिए, क्योंकि उनको पता है आपके पास वॉइस है, मेरे और आपके पास फर्ज करें वॉइस है, हम कुछ सही बात भी कर रहे हैं ना, अगला केस कर सकता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले बात की केस आपकी चीज़, वो केस इस वजह से करते हैं कि जी हम केस करेंगे इनका, पता नहीं पंजाब के उस कोने में या सिंध के उस कोने में या कहीं और जाके केस करेंगे और इनके हम चक्कर लगवाएंगे, ताकि या तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ जाए या रिट्रैक्शन देनी पड़ जाए, या बंदा बहुत ही पावे वाला है तो वो फिर लड़ते रहेंगे, लेकिन एक केस चलता रहेगा उसके ऊपर। सो असल में उनको कोर्ट्स के ऊपर भी, और जो काजिज भाई साहब कह रहे हैं वो भी बात एक लिहाज से हमें ठीक नहीं लगती, लेकिन जो लोग इसको यूज करते हैं इस कानून को कि डेफेमेशन की हमें टेंशन नहीं, हमने उसको रगड़ा देना है, वो भी बहुत गलत चीज़ है, वो भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें सवाल ये है कि इंग्लैंड में तो इन केसेस के फैसले आ जाते हैं जी, तो ये दे शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक एंड मतलब अप्लाई इट हियर। बात ये है कि वहां तो बहुत बड़े बड़े फैसले आते हैं, हाँ, बल्कि हमारे मुल्क वाले भी वहां रिलीफ लेते हैं जाए कभी कभार। हाँ, तो सवाल ये है कि जज 15 लाख रुपए तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है मतलब करे ना ये जो बार बार तड़ियां हैं कि जी यूं कर दें वो कर दें, कर दें। और फिर वही बात है अगेन, वो जो अभी ना करें, वो जो इतने सारे पुराने चलते आ रहे हैं उनमें से किसी का फैसला दे दें, आगे खुद ही ठीक हो जाएगा। तीसरी एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ये अब ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अब हुकूमत ने और जजेस ने बार बार, डॉलर खोर यूट्यूबर्स, डॉलर खोर यूट्यूबर्स। अच्छा, एक तो फिर वही बात है कि ऐसे मतलब आप सबको इसमें बीच में लपेट रहे हैं, सारे नहीं हैं, मतलब बहुत सारे नहीं हैं, कुछ होंगे जो पैसों के लिए गलत खबर देते होंगे। लेकिन चलें, ये तो मुझे ये बताएं कि यूट्यूब जो है ये फिनोमेना कितना पुराना है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब वैसे तो खैर शायद सन 2000 से यूट्यूब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं था ना ये जो सारा मामला शुरू हुआ है तो 2-4-5 साल ही हुए हैं ना जी। तो ये जो पाकिस्तान आज इस हाल में है ये इन 5 सालों की वजह से है या उन 75 सालों की वजह से है जहां पे जजेस ने हर किस्म के सपोर्ट दी डिक्टेटर्स को, हर किस्म से लोगों का एतबार उठा दिया इंसाफ के ऊपर से, हर जो चीज़ गलत हो सकती थी वो की। पहले ये अपने रिटायर्ड जजेस को क्यों नहीं पकड़ लेते? ये उसके बाद यूट्यूबर्स पे भी आए। यूट्यूबर्स, मैं कहता हूँ यूट्यूबर्स खुद जा के हथकड़ियां पहनाएंगे अपने आप को और अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। ये पहले 2 सर्विंग और 50 रिटायर्ड जज अंदर करें। आप देखें यूट्यूबर्स खुद नहीं ठीक होते तो मैं जिम्मेदार हूं। सर बिल्कुल, और कंटेंट कितना है इसी चीज के ऊपर। सर दूसरा जो आपने ये बात की ना कि डॉलर खोरी, ये नया टर्म है, लेकिन टर्म्स इवॉल्व होती रहती है ना। और एक ज़माने में सहाफ़ियों के ऊपर लिफाफे का एक इल्ज़ाम अभी भी लगाया जाता है, और ये एक चीज़ बन गई। यकीनन बैड एग्स होंगे, लेकिन उससे आप एक पूरी एक इंडस्ट्री को, पूरे एक प्रोफेशन को, तमाम सहाफ़ियों को जनरलाइज कर दें तो ये ज़्यादती है। ये तो ऐसे ही है कहना जो कि बहुत लोग कहते हैं कि तमाम सियासतदान जो है करप्ट हैं, वो जजेस तो ज़्यादातर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। आपको बुरा लगा ना, मैंने आपके दायरे को एक बात की, हमें भी बुरा लगता है, आप हमारी बरादरी को इस तरह कहते हैं, फिर आप फ्रंट लाइंस की बात करते हैं। अब आपने कहा जी कि अंदर करें, तो अंदर तो किया, असतूर अंदर गया ना, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत क्लोज टू होम था, मतलब वो असतूर के मुताबिक, हम नहीं कह रहे हैं, बट उनके मुताबिक तो ये सारा ऑर्केस्ट्रेट ही इस तरह से हुआ था क्योंकि उनकी एक रिलेशनशिप थी काजी भाई साहब, जो कि रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब हो गई। ये इस किस्म का तासुर दिया जाता है, तो ठीक है, लेकिन आप तो कोर्ट तक ले गए ना उनको, अब वो किधर है? वो बाहर आ गए, इसका मतलब कुछ नहीं था,
चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई आपसे, इसका मतलब कुछ नहीं था। और दूसरा ये कि उसने या तो अगेन हम तो पहले दिन से कहते हैं अगर उसने कुछ गलत किया है उसको सजा दें, लेकिन अगर आपसे चार्जशीट भी नहीं बनी तो उसने जो 14 दिन का रिमांड दिया है, अब उसका जो ज़हनी टॉर्चर और जिस्मानी अगर उस पर हुआ है तो उसको आप कंपनसेट करें। तो इसका सर मतलब ये हुआ कि आप या तो अहलियत नहीं रखते, तमाम मैं बात कर रहा हूँ जो 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 कानून साजी तो एक हद तक होगी, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या तो आप इस चीज़ की अहलियत नहीं रखते कि किसी इस शोबे से, हमारे शोबे से मुंसलिक जो बंदा है उसको आप बाकायदा केस बना सके उनके ऊपर। हालांकि जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि हम डॉलर खोर भी हैं, गलत तबसरे भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, उससे कमाई भी करते हैं, ये तो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं उस पर तो किसी भी आप बंदे को कहें, आम से किसी मतलब 3rd ग्रेड की मतलब बेसिक वकील को कहें यार कि इसके ऊपर केस बना दो, तो केस बना देगा। तो फिर ये क्यों है कि इसके ऊपर कुछ नहीं होता? मैं वजह बताता हूँ आपको क्या है। उसकी वजह ये है कि जो वो बात कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग जो हैं वो झूठी नहीं है। मतलब ये कह देना जी सारे झूठ बोल रहे हैं, आप और मैं कितनी तनकीद करते हैं, ये पीटीआई के जो टोट्स और ट्रोल्स हैं जो बकवास करते हैं बैठ के ऊपर यूट्यूब के ऊपर करते हैं ना, हम कहते हैं ना बुरा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं पीटीआई के जो बिल्कुल ठीक बात भी करते हैं, हम उनके साथ भी हैं। हम उतना ही खिलाफ हैं झूठ के जितने बाकी लोग होंगे, लेकिन एक किसी बंदे को दीवार के साथ लगा देने कि ये लिफाफा लेता है या ये डॉलर खोरी करता है, तो ये ठीक है, फिर हमारे पास भी बातें हैं, फिर हम भी बातें करेंगे। नहीं, और दूसरी एक और चीज, ये लोग यहाँ तक इस नहज तक पहुंचे कैसे कि इन्होंने यूट्यूब पे बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दिया। बात ये है कि जो हुकूमती मौकफ रखते हैं, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट वाला मौकफ रखते हैं, उन सारों के पास तो नौकरियां हैं, वो तो टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ऐसे सारे सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है नौकरियों से। ठीक है, जब नौकरी पे होते हैं तो ऊपर एक एडिटोरियल कमेटी होती है, लेकिन अब एडिटोरियल कमेटी सिर्फ ये जज नहीं करती कि आप जो खबर दे रहे हो या जो तज्जिया कर रहे हो वो बेसलेस है या उसके पीछे कुछ ना कुछ है मुआद। अब वो ये भी देखते हैं कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के खिलाफ है, बंदा ही फायर कर दो। अच्छा, ये जो टीवी है, तमाम चैनल्स जब ये सच नहीं बोलेंगे तो इनको कौन देखेगा? लोग सच की तलाश में कहीं और जाएंगे, और जो बोलने वाला है वो भी सच बोलने के लिए कहीं और जाएगा। उसमें फिर यूट्यूब खुलेगा, जब यूट्यूब खुलेगा तो अगेन जिस तरह आपने कहा कुछ लोग उसमें झूठ भी बोलेंगे। बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं ये इंश्योर क्यों नहीं करते हैं कि टीवी पे हर किस्म की बात करने की इजाजत हो, लोग जाएं ना यूट्यूब पे। वो नहीं है कर सकते, वो कहते जी कानून एक और बना दो। करना क्या कानून को? नहीं, और सर देखिए ना, अब से आई थिंक हमें एक रूल बना लेना चाहिए कि कानून के अंदर आपने कुछ अमेंड करना है, कुछ एडिशन करनी है, बिल्कुल ठीक है। अगर नया कानून बना तो पिछले को फारग कर फिर पिछला हमें नहीं चाहिए, फिर नया वाला ब्रांड न्यू फ्रेश 001 से शुरू होगा जी वो उस कानून का सारा कुछ। चलिए 12 सर, वो ये चल रहा है, ये मीडिया रेगुलेशन जो है अब हमारी जो कंटेंट की डाइट है ना उसमें एक रेगुलर फीचर बनने वाला है, और उसकी और कोई वजह नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग जो है ना उनको कभी सिखाया नहीं कि अपना दिफा कैसे करें इन चीज़ों से जो लोग झूठ बोलते हैं। एक और चीज़ भी ऐड कर दूं मैं इसमें, और वो ये है कि ये जो इतना ज़्यादा बार बार कहते हैं और करते नहीं, उसकी भी एक वजह, उसकी वजह ये है कि इन जजेस को भी पता है, इनके साथ हो भी चुकी है, कईयों के साथ आगे जाके होनी है। इनको पता है कि हमें भी गलत चीज़ों पे फंसाया जाएगा, हमें भी गलत चीज़ों पे ब्लैकमेल किया जाएगा। जब वो होगा तो उसके बाद टीवी पे बैठे हुए साफी हमारी साइड नहीं ले सकते। यही यूट्यूबर्स होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे और हमारे लिए झूठ बोल रहे होंगे। आप देख लें, हम अभी हैं उस चीज़ में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस वाला मामला जो है ये है ये, और इसके अंदर अभी देखें ना, अभी तो सिर्फ हो रहा है जी इंटेलिजेंस एजेंसियां और ये जो हैं आपके जज रात जो इनके, इसके अंदर मीडिया का भी रोल है। नैरेटिव तो यहाँ से आना है ना, नैरेटिव तो हमने बनाना है। एक कोर्ट प्रोसीडिंग से तो नैरेटिव नहीं बनता। वैसे भी जजेस जो हैं उनको तो मना किया जाता है कि जी आप अपने जाके बयान ना दें, तो ये नैरेटिव भी और हम देख के बनाएंगे जी, हमें जो लग रहा है ठीक हम वो बोल देंगे, वो लेकिन उसको झूठ फिर नहीं कहा जा सकता, क्यों? जो हम तो फैक्ट्स लेके अपना बता रहे हैं, हमें ये लग रहा है यार ये तो हर बंदे का हक है, इंसानी हक है, साफी का हक है। तो सर बहरहाल इसी से आगे हमारे पास एक और आती है, वो देखें वो सुओ मोटो वाला केस तो चल रहा है अभी मतलब तो उसके ऊपर हम जरा तमाम चीज़ें आ जाएं तो उसके ऊपर बात करेंगे। अलबत्ता एक और चीज़ हुई कि इस्लामाबाद के जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको कुछ ख़त भेजे गए,
और वो खत किसी खातून की तरफ से थे, एड्रेस पे नहीं था, नो रिटर्न एड्रेस, कोई ऐसी चीज़ नहीं था। और जो उनका नाम था रेशम जी, और हाई कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भेजे गए थे कुछ जजेस के नाम, जिसके अंदर आई थिंक चीफ जस्टिस भी थे उसके अंदर। तो उन खत जब निकाले तो उनके अंदर कुछ सफ़ेद पाउडर भी मिला, तो जिससे वो कहते हैं जी कि हमने जब उसको खोला तो उसके अंदर हमें आंखों में भी जलन हुई, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये एंथ्रेक्स का पाउडर था। तो ये तो बड़ी ही संजीदा और बड़ा ही इस किस्म का मसला है जो कि देखना चाहिए तमाम इदारों को। इसमें ATC को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, पुलिस भी इन्वॉल्व है, कोर्ट खुद भी इन्वॉल्व हैं। तो अब एंथ्रेक्स सर अगर भेजा जा रहा है तो ये ज़रूर देखना चाहिए, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हाँ जी, आई डोंट नो, मेरा तो ख्याल है कि वो थ्रेट एंथ्रेक्स की है, वो पाउडर भी कुछ ऐसी चीज था जो आंखों में जलन कर रहा है, लेकिन एंथ्रेक्स नहीं हो सकता, या बड़ा डायलूटेड एंथ्रेक्स तो होगा फेटल क्योंकि होता है। हाँ वो काफी फेटल होता है, इसलिए मेरे ख्याल में वो नहीं था। लेकिन बहरहाल ये जो भी कर रहा है, ये थ्रेट दे रहा है, उसको हम तो यही कह सकते हैं कि मतलब जाहिर है ये तो बड़ी गैर कानूनी और ख़तरनाक बात है, तो इसको ना किया जाए। दूसरी चीज़ एक और ये है कि बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत इस लिहाज से है कि अगर ये थ्रेट जजेस को है तो ये तो बिल्कुल थ्रेट नहीं है, मतलब ये जजेस के अमले को थ्रेट हो सकती है। मतलब हमारे जो इधर जजेस हैं, बल्कि कोई भी जो सरकारी अफसर हमारे इधर जो है, वो खुद अपने खत नहीं में भी, खोलते। सर उनके पास तो बंदा है खत खोलने के लिए, लहदा सरकार ने हायर करके दिया हुआ है, उसका काम सिर्फ खत खोलना है। तो वो ये उन तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं इस तरह। हाँ बिल्कुल। और सर बट ये मामलात जो हैं ये बड़े मतलब फिल्मी हो गए हैं और इंटरेस्टिंग हो गए हैं उस लिहाज से। इंटरेस्टिंग तो नहीं, ये तो गलत बात है सारी, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से केस चलता रहेगा। देखें सर, पहले भी मैंने ये बात की थी कि ये चीज़ जो है, क्योंकि अब ये खासतौर पे सो मोटो की तरफ जा चुकी है बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। कमीशन में तो बड़ा अच्छा था ना, कमीशन में तो खुडे लाइन था मामला, कमीशन चल रहा है, एक रुकनी कमीशन, वो भी बड़ा टाइम लग रहा है जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कभार खबर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा जल्दी चलेगा। सो जो भी जजेस हैं उनको इस चीज़ की फिर तैयारी मेरे ख्याल में करनी चाहिए कि जो जिस चीज़ से वो जिनको खदशा है जिस चीज़ का, कि जो तड़ियाँ उनको शायद जो मुबैना तौर पे उनको कहते हैं, हमें लगती रही कि हम ये वीडियोज़ हैं या ये हमारे पास कैमरों से हमने रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये फाइलें हैं हमारे पास, तो सर को पता नहीं वो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएँ। ये हो सकता है, और ये हमने हो सकता है कि ये हुआ है, ये हमने देखी हैं चीज़ें होती हुई। तो इस तरह से ये मामला किसी तरह से भी संभल नहीं रहा अभी फिलहाल। हाँ जी, बात फिर वही है कि वीडियोस और ऑडियोज जो हैं वो अमूमन तो हमेशा उनको यूज़ किया गया है, कभी बाहर नहीं आई, लेकिन अब हमने देखा कि कभी कभी अब बाहर आ भी जाती हैं, और ये डिस्क्रेडिट करने का एक तरीका है। और फिर वही बात है कि एक तरफ तो इसमें कोई शक ही नहीं कि अगर उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, और ये किया जाता है, हमें हमेशा से ये तासुर रहा है। मतलब ये तो अब वाली जुडिशरी मान नहीं रही, वरना ये जुडिशरी भी पहले जब हायर जुडिशरी नहीं थी तो इसी के मेंबर्स तब कहते होते थे कि जी इस तरह प्रेशर होता है। अब जाहिर है आप जब आप पहुंच जाते हो एक जगह पे, फिर आपसे इस किस्म की बातें नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जजेस को सर अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। ये है ना, यूट्यूबर्स को यूं कर दो, यूं कर, फलाने को यूं कर दो। भैया आपकी कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, मतलब ठीक है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को बनानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप भी क्या कर रहे होते हो? ठीक है, सो ये तो अगेन मतलब, और जो इसमें बुनियादी मसला है वो ये है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब जब उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा तो वो आएंगे नहीं आएंगे, वो अपने आला अफसर को भेजेंगे या कोई अदना सा मुलाजिम आके सिर्फ ये कहेगा जी मुझे तो इस बात का पता ही नहीं। फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला लाइव टेली स्ट्रीम हो टीवी पे, ये वाली पेशी? तो ये अब बहुत बड़ा इम्तिहान है। और फिर वही बात है, इसके अंदर से चाहे कुछ भी ना निकले, इसके फैसले महफूज हो जाएं, हमें कभी कुछ पता ना लगे, दुनिया बदल रही है। यस सर। ठीक है, अब इनको सबको पता लगना चाहिए कि दुनिया वैसे नहीं चल सकती जैसे पहले चलती थी। अभी आप वो देखें, वो जो रेप वाला एक वाकया हुआ, माइनर का रेप, हमने बड़ा शोर भी पे बोला, वो जो मौलाना साहब हैं वो जगह जगह आके पता नहीं वो इन्वेस्टिगेटर बने हुए, शर्लॉक होम्स बने हुए वो। इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हाँ जी। अच्छा, वो अब देखें इब्तिसाम इलाही ज़हीर को भी बैक स्टेप लेना पड़ गया कि अच्छा चलो ठीक है आप कर लें फिर कार्रवाई। अच्छा, 6 दिन बाद हुकूमत ने भी कह दिया कि नहीं नहीं जी हम मुद्दई बनने को तैयार हैं, हम फरीक बनने को तैयार हैं, रियासत।
ठीक है, इस केस में। और उस पर वही बात है कि वो जो सारा आजकल पटवारी मीडिया है वो बड़ा खुश भी हुआ, तालियां भी मारी कि देखा ये होती है हुकूमत, ये होती है माँ की तरह रियासत। और इन्होंने 6 दिन कोशिश की वेल लेफ्ट करने की। अवाम ने ट्विटर पे ऐसी की तैसी फेर के रख दी। इनको अगेन हो चाहे फिर कुछ ना, हुकूमत अब कहे जी हम कार्रवाई करेंगे, हम तफ्तीश कर रहे हैं, अब ये 6 महीने साल 2 साल तफ्तीश चलती रहे, कोई फैसला ना निकले, ये एक अलहदा इशू है। इन्होंने एक दफा फरीक बनने के लिए मजबूर कर दिया अवाम ने। ये अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बदल रही है, ये हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही, इनको समझ आने की जरूरत है, दुनिया बदल रही है। सर आप देख लें कितना प्रेशर है, पुलिस की हद तक ले लें, जो ट्विटर पेजेस हैं पंजाब पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की, केपी पुलिस की, मेरी एक दो देखी हैं, कोई भी वाकया होता है जो आपकी जिसकी वीडियो बन जाती है, उसके बाद आप उसके नीचे जाएं तो अमूमन पंजाब पुलिस की नीचे जब रिप्लाई आया होता है कि जी ये बंदे थे, ये पर्चा कटा है, पकड़े गए हैं, ये जेल में उनकी तस्वीर भी होती है, वो जेल के अंदर बैठे हैं। इसकी वजह ये क्या है कि भाई अगर नहीं पकड़ेंगे ना तो हम टैग होते रहेंगे इसमें कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। मतलब कुछ जैसे वो वाकया था जो डिफेंस वाले वो राया में हुआ था, ट्रैफिक कितने वाकयात होते हैं, मार धाड़ कितने वाकयात होते हैं, वो सब जो है उनके ऊपर पुलिस जो है अपना एक्शन लेती है। और उसकी ये वजह नहीं है कि पुलिस बड़ी एकदम से एक्टिव हो गई है, जो चीज़ सोशल मीडिया पे एकदम से थोड़ी वायरल हो गई है, लोग परेशान हो गए उसके ऊपर, तो वो कहते हैं इसको ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब है चेंजेस आ रहे हैं। बाकी सर जो पिछली वाली बात थी उसमें एक एडिशन में करना चाहूँगा कि हमने जैसे जिक्र किया कि जजेस जो हैं आपने कहा इस तरह करते हैं, सियासतदान पर, मैं सिर्फ इस चीज़ को ज़रा दायरा लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर कि साफ़ी, सबसे पहले शुरू कर लेता हूँ साफ़ी से, सियासतदान, जज और दीगर अहदेदार जो हैं, ये इसके अंदर गुड एंड बैड जो है एलिमेंट्स होंगे, हमेशा हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। सिर्फ गुस्सा इस बात पे चढ़ता है जब कहा जाता है कि जी जज हजरात खास तौर पे कि जी यार हमने तो कभी कुछ ऐसी चीज़ की ही नहीं, लेकिन ये साफ़ी जो है ना और ये सियासतदान जो है ये ठीक नहीं है। तो इस तमाम में सर सारे ही हैं। बिल्कुल, ये अगर बार बार वो कहेंगे ना कि यूट्यूबर्स डॉलर खोर होते हैं, तो फिर इनको किसी दिन कोई खड़ा होके कह देगा कि जज फलां खोर होते हैं, वो आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद पूरा कर लो। तो आप फिर उसका जवाब देना पड़ेगा ना। तो बहरहाल सर सेनेट इलेक्शंस हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। आप नहीं बने ना ही मैं बना, लेकिन हमने सर सारा कुछ जो है ना अपना मैंने खुद ही फैसला कर लिया, हमने अगले इलेक्शन नहीं रखा हुआ है सर। 8 महीने बाद। जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अभी आपको जो पता लगा है कि सेनेट की टिकट कितने में बिकी है, तो अब आपने जो है अपना ज़ेन बना लिया है कि 5 साल आपने इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमाने हैं कि आप अगली दफा सेनेट की टिकट खरीद सकें। सर 5 साल बाद ना रेट बदल जाता है। सर कोई मसले की बात नहीं सर, अगर रेट बदल गया ना तो मैं कोई अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा या आप और मैं जाके हम ट्रिप करेंगे, जाके हम जाएंगे बारबेडोस और वहां बैठ के बीच पे हम मुस्बत शो करेंगे नीले रंग के नीले रंग के बीच, सबज बल्कि करेबियन तो आपको सर वाह। तो और वहां पे डेनिस हेमी भी बुलाएंगे और वहाँ मुस्बत शो ले जाएंगे, मुस्बत शो अराउंड द वर्ल्ड टूर करेंगे, भी बच्चे आ रहे हैं तो मसले वाली बात है। सर भाई हुआ क्या सर क्या समा बांध दिया आपने, मैं जरा थोड़ी देर वहां रहना चाहता हूं। सर इलेक्शन हो गए, खैबर दीगर आपकी सूबाई असेंबलियों से हो गए, केपी में नहीं हो पाए क्योंकि केपी में फटा पड़ा हुआ रिजर्व सीट्स के ऊपर, मतलब उसकी ओथ टेकिंग का इशू है कोई। तो 19 सीटें जो थी सर अप फॉर ग्रैब्स थी, वो तमाम की तमाम जो है कहा जा रहा है कि वो कोalition गवर्नमेंट ली हैं, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और MQM ने। जो नामवर कुछ शख्सियात जो हैं जो कि सेनेटर बन चुके हैं, उनमें से सागडार साहब हैं, उनमें से औरंगजेब साहब हैं जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक, फैसल वावड़ा साहब हैं उसके अंदर, और दीगर और लोग जो हैं वो बने हैं। तो इस वक्त स्ट्रेंथ जो है सेनेट के अंदर वो पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा है, फिर नून लीग है और फिर PTI जिनके 20 मेंबर अभी तक हैं। तो यही हम वेट कर रहे थे कि सेनेट के इलेक्शंस हो जाएं। अब सब सेनेटरशिप्स जो हैं वो हो गई हैं और इसके बाद जो है अब मामला आगे बढ़ेंगे। मेरी एक पहले भी प्रेडिक्शन थी कि पीपल्स पार्टी अब शायद कुछ चीज़ें मांगे गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि शायद कुछ दिनों तक इस किस्म की बातें होना शुरू हो जाएं। एक सिर्फ इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है ना कि फैसल वावड़ा साहब जो हैं सर वो नहीं रुक रहे। वो और कल के दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके ऊपर सिंध के साबिक, एक वो नाम भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए थे और उनसे सवाल किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सेनेट की टिकटें दे रहे होते तो फैसल वावड़ा को मिलती, वो कहते नहीं ना मिलती।
तो फैसल वापडा साहब भी आ गए। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि साक डार और औरंगजेब साहब हैं, वो दोनों अब सेंटर है। सर भुट्टो साहब ने भी अपनी जिंदगी में ही पता नहीं किस किस वडेरे को बीच में डाल लिया हुआ था पार्टी के। बात ये है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से नहीं तो किसी और के प्रेशर से वो कर लेना था। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से कर लिया। मतलब वही बात है, वाडा साहब अकेले तो नहीं हुए, काकड़ साहब भी हो गए, नकवी साहब भी हो गए, और मतलब ये तो चलो सेनेटर हुए। ओन चौधरी जो है हार्ट ऑफ लाहौर से पीएमएलएन का टिकट ही ले गया। मतलब ये तो सर वो ये बात इनको जो है वो समझ आने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा चीज है समझ आने के लिए। अगेन हुक्मरान तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन लोग जो है ना, जो मैं देखता हूँ बहुत सपोर्ट में क्रेजी हुए हैं आजकल, नून लीग की और या पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की भी, और वो कह रहे हैं कि बस खान को तुन दो, बाकी सब कुछ जायज़ है इस वक्त। तो ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आपने तुनना है ना, ये कोई आपने अकेले नहीं तुनना, ये तो कोई और तुन रहा है, आप तो बस उनकी बी टीम बन के खेल रहे हो। और वो जिस तरह वो 10 साल के लिए आए थे, उनसे 3.5 गुजरे थे, आप खुद कह रहे हो 5 साल के लिए आए हैं, तो देख लेते हैं आप कितना टाइम गुजार लेते हैं। ज़रा दोनों साइड पे ना बैलेंस करके चलें। उसकी वजह ये है कि इधर नहीं पता होता वो कब किधर कौन नाराज़ हो जाए। जो तो जिसको लगता है ना कि इस वक्त मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं, हर वक्त ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं कभी भी किसी से भी। हाँ सर, और देख लीजिए पिछले हफ्ते की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया कि जनरल बाजवा जो थे हमारे चीफ आर्मी स्टाफ पिछले, उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और कि उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने वो कर दिया था, और वो तनकीद कर रहे थे। तो उससे ये तासर भी पैदा हुआ कि जी लो जी शुरू हो गया जी काम, जी इस्टेब्लिशमेंट से मामला जो हैं अब ज़रा लग रहा है कुछ डाइसी हैं, ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया, ये बयान आ गया, वो बयान हो गया। नहीं सर, अभी इट्स टू अर्ली। एक तो ये बात टू अर्ली है, दूसरा वो छोटे मियाँ साहब तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते अगर इतनी जल्दी नाराज़ कर देते उनको अपने भाईजान का, तो अभी कुछ भी नहीं होगा। और असल में उसकी वजह कि दोनों के अंदर ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नून लीग इस वक्त बहुत इन्वेस्टेड है विद इस्टेब्लिशमेंट, और ये नज़र आया हमें इस इलेक्शंस के अंदर। और सिमिलरली अभी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत इन्वेस्टेड है, क्योंकि अभी तो हुआ है सारा कुछ, अभी इतनी चीज़ें हैं। सर मैंने ये जो अब हम SIFC की बात करते हैं ना, हम तो वैसे ही अपने शुगल भी लगाते रहते हैं कि SIFC जो है इसको लेके ये इदारे जो हैं वो बहुत सीरियस हैं और इसको मतलब वो चलाना चाहते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर की हद तक मैं आपको बताऊं कि हमारे अब ये जो सीनियर तरीन फौजी हमारे हैं वो हफ्ते में कम से कम एक मीटिंग करते हैं बहुत बड़ी, सब तमाम एग्रीकल्चर के जो मुतल्लिक इदारे और लोग हैं उनसे एटलीस्ट वंस अ वीक बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हमने कहाँ से कहाँ लेके, यानी किसान कार्ड जो है इसको आप समझें कि ये एक सिर्फ शुरुआत है, और जो ये प्लान कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए उसका डायरेक्ट लिंक है हमारी जो मुक्तदरा है, और वो इस चीज़ को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो वो बहुत हेवली इन्वेस्टेड है इस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होगी, और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जब तक हैं तब तक बड़ा मुश्किल है कोई नाराजगियाँ होना। नहीं अच्छा, सो इसमें ना जहाँ तक तो बात है ना ख्वाजा आसिफ साहब वाले बयान की, तो ख्वाजा आसिफ तो बेसिकली गलत खेल गए शायद, या ठीक भी खेले, वी डोंट नो। उसकी वजह ये है कि मैं वो एक वाक़या है वो पूरा तो नहीं सुना सकता, वो मेन थोड़ा सा वाक़या है, तो इस तरह की बात किसी के बारे में करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक हमारे वो प्रमोटर होते थे, वो उनका इंतकाल हो गया हुआ, लेकिन वो एक दफ़ा मेरे ख्याल में वसीम साहब नाम था उनका, तो मैडम नूरजहाँ का कॉन्सर्ट था, उन्होंने अरेंज कराया हुआ था। तो कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो वो मैडम को लेकर निकले बाहर अलमरा से, तो वो अब अपनी तरफ से वो मैडम की टीसी कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैडम एक्चुअली नाराज़ हो रही है इस बात से, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि मैडम की कमाल गाया तुसी ते मैडम मैं ते किसी ते गाने सुनदा ही नहीं, मैडम मैं ते सिर्फ गाने सुनना मैं एक ताड़े ते एक फरीदा खानम, बस मैं ते मैडम किसी दा फैन ही नहीं, एक फरीदा खानम ते एक तुसी। अब वो अपनी तरफ से तारीफ कर रहा था कि मुझे दुनिया में सिर्फ 2 बंदे पसंद हैं, लेकिन मैडम को चाड़ा था वाट के साथ फरीदा खानम का नाम लिए जा रहा है। फिर जो आगे से मैडम ने बात की वो भी हम नहीं करेंगे, लेकिन बुनियादी बात ये है कि वो ख्वाजा आसिफ तो अपनी तरफ से इस तरह खेल रहे थे कि मैं जितना एंटी बोलूंगा बाजवा सा पिछलों के, ये नए वाले मेरे से उतने खुश होंगे। तो अब वो ठीक है गलत है वी डोंट नो, मैं आई डोंट नो, अजम्पशंस हो सकती हैं हमारी,
जो बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इनके, अब वो जाहिर है वो तो एक कॉन्सिक्वेंशियल जगह पे है ना, ख्वाजा आसिफ साहब वो तो मिनिस्टर हैं, वो तो जीते हुए हैं सर। लेकिन अब आपको एक पैरेलल साथ में नजर आएगी राना सनाउल्लाह टाइप अप्रोच, जो अब आप देखेंगे राना सनाउल्लाह हल्का हल्का जो है ना कोर्ट से बाहर जाके खेलना शुरू करेंगे, हल्का हल्का, मतलब वो ये नहीं कि किसी को नाराज, लेकिन पोला पोला कि जिस तरह उन्होंने कल कहा है ना कि जी वो किसी ने उनको कहा जी मुबारक हो आपने तो नकवी साहब को भी सेनेटर बनवा दिया है। तो उन्होंने कहा जी शुक्र करें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, वो भी बन ये उनकी मेहरबानी है कि वो टीचर बन गए, वरना वो भी बन जाते। तो बुनियादी बात ये है कि अब पैरेलल एक साथ में इन्होंने ये शुरू करना है, इनकी भी मजबूरी है सियासतदानों की। भाईजान अगले इलेक्शन में ना मुकाबला इसका होना है कि कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा है। ये मोहसिन इजाजी का पॉइंट है और ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले भी यही देखा है, उससे पीछे भी यही देखा है। वोट जब पढ़ना है ना तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है। तो ये ठीक है कि एक तरफ हैंड्स इन ग्लव, दूसरी तरफ लेकिन आपने साथ साथ वो भी करना है कि हम साथ नहीं है। बिल्कुल सर। और बाकी हमारे पास एक और खबर है, वो भी कर लेते हैं। ये हैं राना सिकंदर हयात, ये वज़ीर तालीम है पंजाब के। तो इन्होंने जो बयान दिया, हमारे खैर दोस्त भी हैं, तो खैर इन्होंने बयान दिया कि पेपर माफिया की धमकियां, बड़ी बड़ी ऑफर्स पंजाब को कराची नहीं बनने दूंगा। सो ये बेसिकली इम्तिहानात की हद तक बात कर रहे हैं कि, और उनका कहना ये है कि जो ये पेपर्स होते हैं ये बिकते हैं। और कहा उन्होंने इसके अंदर ये इम्तिहानी जो पेपर हैं वो बिकते हैं, और ना सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि पूरा पूरा एग्जाम का जो हॉल होता है, सेंटर होता है, वो ही बिक जाता है और बच्चों को फिर हेल्प की जाती है उधर, और चीटिंग करवाई जाती है और पेपर या आउट हो जाते हैं और दीगर बहुत मसले हैं। तो उनका बयान था कि हम ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने कराची को भी बीच में लाए वो कि कराची में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो पंजाब में हम इस चीज़ को इजाज़त नहीं देंगे, लाहौर पंजाब जहाँ पे भी इम्तिहान होते हैं। तो उस लिहाज से तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और मेरे तो अपना ख्याल है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम अमूमन इस चीज़ को, एजुकेशन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि रिफॉर्म करके नया, मतलब पब्लिक सेक्टर को बेहतर करें। जो चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पे इम्तिहानात तो हैं और सब लोग पटेक करते हैं इनके अंदर, बड़ी जमातों के, तो उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में कि जी उनके अंदर भी तो इश्यूज़ होंगे ना, जो है उसके अंदर भी इश्यूज़ हो सकते हैं ना। तो ये तो वही बात करेंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो इस तरह से उनको लग रहा है कि रेडिकेट करने चाहिए। पता नहीं इन्होंने ये कराची की मिसाल क्यों दे दी, क्योंकि मतलब ठीक है कराची में भी होती होगी चीटिंग और ये सारा कुछ, लेकिन ये हम तो जब बचपन से मैं जो सुनता आ रहा हूँ ना वो ये है कि जो छोटे मराकज़ हैं ना, जो गांव कस्बे, मतलब जो उस तरह के मतलब छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वहाँ का ज़्यादा मसला है, क्योंकि वहाँ पे ये करना आसान है। मतलब लाहौर कराची वगैरह में भी अगेन होते होंगे, ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ करना मुश्किल है। तो बहरहाल ये तो अगेन इस पे तो वो 12वीं फेल में जिस तरह नहीं आपने देखा कि वो पूरा सेंटर चीटिंग करता है। हाँ। तो वो इसी तरह जो देहात होते हैं, इस तरह की जगह होती है, वहाँ पे पूरा पूरा सेंटर करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे तो ये ना कि किसी एक बंदे ने पैसे निकाल के निकलवा लिया, अपने दोस्तों में बांट दिए टाइप। ये शहरों में उस तरह का रुझान ज़्यादा है। बहरहाल ये मसला है। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि करिकुलम बेहतर करें। अगर कोई बंदा जेन्युइन पढ़ता है तो उसको कुछ अच्छी चीज़ उसके दिमाग में जाए। मतलब ये इधर ये मसला तो सेकेंडरी है कि लोग चीटिंग करके पास हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी मसला तो ये है कि जो बंदा मेहनत करके पढ़ भी रहा है वो बेचारे का क्या क्या सीख रहा है, वो कुछ भी नहीं। हाँ। बाकी आखिरी बात उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये मिलके एक सेंटर उठा लेते हैं। तो मुझे समझ ये आ रही है कि इसके जो लोग प्राइवेटली कर रहे होते हैं लेकिन इम्तिहान उन्होंने देना होता है, वो मतलब प्राइवेटली तैयारी कर रहे होते हैं उसकी, शायद ये उनका कहने का मतलब है, वो वही पूरा इम्तिहानी सेंटर जो उठा लेते हैं, मेरा अपना ख्याल है। शायद वो भी हो सकता है। दूसरे ये भी हो सकता है कि वो शायद ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो मैनेज करें इम्तिहानी मराकज़ को, बजाय कि ये जो सरकारी शायद कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स ने सेंटर खरीदे। अच्छा पूरा, अच्छा सॉरी, वो स्कूल्स जो हैं वो पैसे दे के निकलवा लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट जब ज्यादा स्कोर करते हैं तो फिर वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे बच्चों के नंबर इतने आते हैं। पूरा सिस्टम है वो। ये वाह 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 वाह, वेरी नाइस। तो मतलब अच्छी बात नहीं है, पर सुन के मजा आया। सुन के मजा आया। तो सर बाकी होपफुली इसके ऊपर और चीजें होंगी, तो मतलब इस पर अल्लाह ना करे और चीजें मतलब अपडेट्स आएंगी तो हम बात करेंगे इसके बारे। सर इजाजत लेते हैं आज के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।